हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं आशा करता हूं कि आप सभी लोग बहुत ही सेहतमंद और अच्छे हैं। और इसी के साथ आज मैं आप सभी लोगों के लिए एक नया वीडियो लेकर के आया हूं, जिसमें आप सभी लोग सीखने वाले हैं जैव प्रक्रम थर्ड, यानी कि परिवहन, जो कि कक्षा 10 के सिलेबस में बहुत ही इम्पोर्टेंट है और अन्य वनडे एग्जाम के लिए भी यह बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए वीडियो की स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों, सबसे पहले हम समझेंगे कि ये परिवहन वास्तव में होता क्या है। सबसे पहली प्राथमिकता यही होगी हमारी कि सबसे पहले हम समझें कि ये वास्तव में परिवहन क्या है। परिवहन तो हम सभी लोग सुनते हैं, कई बार सुनते चले आ रहे हैं, लेकिन आज तक हम परिवहन के बारे में समझ ही नहीं पाए कि परिवहन वास्तव में कहते किसको है। तो बच्चों, परिवहन एक ऐसा माध्यम है या ऐसा साधन है जिसकी सहायता से हम से किसी दूसरे स्थान तक ले जाते हैं या दूसरे स्थान की वस्तु को पहले स्थान पर लेकर के आते हैं। उदाहरण के लिए मान लीजिए आपको एक शहर से किसी दूसरे शहर में जाना है, तो आप पैदल तो जाएंगे नहीं, आप किसी न किसी एक विशेष साधन का उपयोग करते हैं। साधन से मेरा तात्पर्य है जैसे बस का उपयोग कर सकते हैं, आप ट्रक का उपयोग करते हैं, ट्रेन का उपयोग करते हैं, हवाई जहाज का उपयोग करते हैं। तो इस तरह से हम एक स्थान से दूसरे स्थान जाने के लिए या फिर एक शहर से किसी दूसरे शहर जाने के लिए हम किसी विशेष प्रकार के साधन का उपयोग करते हैं। इसी साधन को परिवहन कहा जाता है। इसी तरह से मनुष्य के शरीर में भी जब कोई आवश्यक पदार्थ एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने की आवश्यकता होती है, तो हमारे शरीर में भी एक विशेष प्रकार का साधन उपलब्ध होता है। उसी साधन के द्वारा हम विशेष पदार्थ को एक स्थान से दूसरे स्थान तक लेकर के चले जाते हैं। तो आप सोच रहे होंगे कि क्या हमारे शरीर में भी टैक्सी, ट्रेन या फिर बस इस तरह से कोई साधन चलता है। तो इस तरह से हमारे शरीर में कोई साधन तो चलता नहीं है, फिर कैसे कोई पदार्थ एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाता है। तो आप सभी लोग यहाँ फिगर में देख रहे हैं, जैसे दिखाया गया है कि जो मनुष्य होता है उसके पूरे शरीर में रक्त का परिवहन होता रहता है, खून का एक स्थान से दूसरे स्थान तक आना जाना लगा रहता है। और यही खून हमारे लिए टैक्सी का काम करता है। जैसे टैक्सी में लोग बैठ करके एक स्थान से दूसरे स्थान तक चले जाते हैं, इसी तरह से जब कोई आवश्यक पदार्थ एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने की आवश्यकता होती है, तो रुधिर में ही वह आवश्यक पदार्थ जाकर के मिल जाता है और रुधिर के द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंच जाता है। जैसे हम सभी लोग कभी बुखार से पीड़ित हो जाते हैं या फिर कभी पेट दर्द से, सर दर्द से या चोट लग जाने के कारण चोट के दर्द से पीड़ित रहते हैं, तो हम क्या करते हैं, एक पेन किलर खाते हैं, दर्द निवारक औषधि हम खाते हैं। तो दवा तो हम खाते हैं, मुंह से चली जाती है पेट में, लेकिन सर का दर्द ठीक हो जाता है। तो भाई दवा तो पेट में गई और दवा का असर सर तक कैसे पहुंच गया। तो जो दवा थी हमारी वो पेट में जाकर के पूरी तरह से घुल गई और घुलने के बाद उसके जो पदार्थ थे, दवा के जो पदार्थ थे, ये सारे पदार्थ ब्लड में जाकर के मिल गए, यानी कि खून के साथ मिल गए। और खून हमारा क्या कर रहा है, पूरे शरीर में घूम रहा है, पूरे शरीर में एक स्थान से दूसरे स्थान तक चल रहा है। तो उसी खून के साथ में जो दवा का कण था वो भी उसके साथ में पूरे शरीर में टहलने लगता है। और जहां पर उस दवा का आवश्यकता होती है या उस दवा की जरूरत होती है, उसी स्थान पर दवा अपना काम करना शुरू कर देती है। सर का दर्द है तो सर में जब खून पहुंचेगा दवा के साथ मिला हुआ, तो सर के दर्द को वो ठीक कर देगा, यानी कि सर दर्द का जो प्रॉब्लम है उसको वो ठीक कर देगा। इसी तरह से जो हमारा शरीर है, शरीर के अंदर भी कई ऐसे पदार्थ हैं, आवश्यक पदार्थ है, हानिकारक पदार्थ है, जो एक स्थान से दूसरे स्थान तक रुधिर के द्वारा ही आदान प्रदान किए जाते रहते हैं। तो यहाँ पर जो हमारा सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक
बनता है, ये हो जाएगा आपका रुधिर। याद रखिएगा परिवहन का काम हमारा रुधिर करता है। और रुधिर को चलने के लिए, तो रुधिर तो भाई पूरे शरीर में ऐसे टहलता नहीं रहेगा, यानी कि पूरे शरीर में भरा नहीं है, तो रुधिर भी क्या करेगा कि एक निश्चित मार्ग में चलेगा, यानी कि एक निश्चित पथ यानी कि रास्ते में चलेगा। वो रास्ता कौन सा होगा? वो रास्ता जो तंत्र होते हैं हमारे, जो वेसल्स होती हैं, जो नसें होती हैं, नस आप सभी लोग जानते हैं, और नहीं जानते हैं तो उसको आप समझ लीजिए रुधिर वाहिनी, जैसे कि चित्र में दिखाया गया है रुधिर वाहिनी। इन्हीं वाहिनियों की सहायता से रुधिर एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाता है, और ये वाहिनियां पूरे शरीर में एक जाल बनाए हुए रहती है। जो रुधिर वाहिनी है, ये रुधिर वाहिनी पूरे शरीर के अंदर, जो हमारा शरीर है, इस शरीर के अंदर पूरी तरह से एक जाल बनाए हुए हैं, और इसी जाल को कहा जाता है परिसंचरण तंत्र, यानी रुधिर वाहिनियों का जो एक जाल बना हुआ है, इसी को कहा जाता है रुधिर परिसंचरण तंत्र। के अंदर परिसंचरण तंत्र होता है। जितने भी जीव होते हैं सभी के अंदर एक परिसंचरण तंत्र होता है, जिसकी सहायता से आवश्यक पदार्थों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक आदान प्रदान किया जाता है। अब ये परिसंचरण तंत्र दो प्रकार का होगा। जो पहला होगा उसको कहते हैं खुला रक्त परिसंचरण तंत्र, और ये जो दूसरा है इसको कहते हैं बंद रक्त परिसंचरण तंत्र। अब चलिए इसमें हम एक एक को करके समझेंगे। पहले हम देखेंगे खुला रक्त परिसंचरण। पहले हम देखेंगे खुला रक्त परिसंचरण तंत्र। तो बच्चों हम सबसे पहले देखेंगे खुला रक्त परिसंचरण तंत्र। इसमें क्या होता है कि जो कीट पतंगे होते हैं, जो कीड़े मकोड़े होते हैं, कीड़ों मकोड़ों के अंदर एक खुला रक्त परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। इनके अंदर मनुष्यों के समान या अन्य जीवों के समान रक्त वाहिनियां नहीं पाई जाती हैं। इनमें जो रक्त होता है ये एक कटोरी के समान बने बर्तन में या भाग में इकट्ठा रहते हैं। ये एक स्थान पर पूरा का पूरा रक्त जमा रहता है, और इन्हीं में इनके आवश्यक पदार्थ एक स्थान से दूसरे स्थान तक ऐसे आवागमन करते रहते हैं। ये हो जाएगा आपका खुला रक्त परिसंचरण तंत्र। इसके अंतर्गत आप देख सकते हैं जैसे मच्छर हो गया, मच्छर के आप पीछे देखिए तो एकदम लाल लाल रहता है, इसमें किसी प्रकार की कोई नस या नली वाहिनी कुछ भी नहीं पाया जा रहा है। तो इस प्रकार के परिसंचरण तंत्र को हम खुला रक्त परिसंचरण तंत्र कहते हैं। अब बात आती है बंद रक्त परिसंचरण तंत्र। ये हो जाएगा आपका बंद रक्त परिसंचरण तंत्र। अब इसमें क्या होगा इसको देख लीजिए। तो जो हमारा बंद रक्त परिसंचरण तंत्र है, इसके अंतर्गत समस्त जीवधारी जो बहुकोशिकीय हैं और जितने भी जीवधारी हैं, इन सभी के अंदर बंद रक्त परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। बंद रक्त परिसंचरण तंत्र से तात्पर्य यह है कि इन सभी जीवों के अंदर जो रक्त का परिवहन होता है वो एक विशेष वाहिनी के अंतर्गत होता है। इन सभी के अंदर एक रक्त वाहिनियां पाई जाएंगी, और इन्हीं रक्त वाहिनियों के माध्यम से रक्त पूरे शरीर में संचरित होगा। पहले का तो जिन जीवों के अंदर रक्त वाहिनियां पाई जाती हैं उन सभी जीवों को बंद रक्त परिसंचरण तंत्र कहा जाता है। उन सभी जीवों के अंदर जो परिसंचरण तंत्र होगा वो हमारा बंद रक्त परिसंचरण तंत्र कहलाएगा, क्योंकि रक्त का परिवहन एक विशेष प्रकार की रक्त वाहिनी में हो रहा है। तो ये तो हो गया हमारा बंद रक्त परिसंचरण तंत्र। जो परिसंचरण तंत्र है, इस परिसंचरण तंत्र के अंदर जो परिवहन का कार्य करने वाला मुख्य भूमिका निभाने वाला पदार्थ है जिसको हम रक्त कहते हैं, उसके बारे में अब हम अध्ययन करेंगे। तो जो हमारा रक्त है, यही रक्त परिवहन है। याद रखिएगा, ये रक्त क्या है? हमारा परिवहन है। रक्त के द्वारा ही कोई भी पदार्थ या कोई भी
हार्मोन्स शरीर में एक स्थान से दूसरे स्थान तक आदान या प्रदान किए जाते हैं और उस आदान प्रदान में मुख्य भूमिका हमारा रक्त निभाता है, इसलिए रक्त को हम परिवहन की संज्ञा दे सकते हैं। अब बात की जाए रक्त की तो ये एक प्रकार का तरल ऊतक है, याद रखिएगा, यह एक प्रकार का तरल ऊतक है। रक्त क्या है? तरल ऊतक है, याद रखिए, तरल ऊतक है। और इसका जो बनने का प्रोसेस होता है, रक्त जब शरीर में बनने की प्रक्रिया शुरू होती है वो भ्रूण के मध्य भाग से स्टार्ट हो जाती है। जो भ्रूण होता है, भ्रूण का जब मध्य वाला समय होता है, मीडियम जो टाइम होता है, मीडियम पीरियड में उसके शरीर में रक्त का बनना आरंभ हो जाता है। तो आप याद रखिएगा, भ्रूणा अवस्था के मध्य समय पर, या फिर कह सकते हैं आप भ्रूण के मध्य समय में, भ्रूण के मध्य समय में, मध्य समय में, इन सभी पॉइंटों को आप नोट आउट कीजिएगा। तो भ्रूण के मध्य समय में रक्त का बनना शुरू होता है और ये जल से थोड़ा सा भारी होता है, जल से थोड़ा सा भारी। और इसका जो घनत्व है, घनत्व देखिएगा, रक्त का जो घनत्व है ये होता है 1.04 से लेकर के 1.07 तक, याद रखिएगा। जो रक्त का घनत्व होता है वो 1.04 से लेकर के 1.07 तक होता है और ये जल से थोड़ा भारी होता है, जल से थोड़ा सा भारी, याद रखिएगा पॉइंट को, जल से भारी होता है। इसको मैं नोट आउट कर देता हूँ, जल से भारी, नहीं तो आप भूल जाएंगे। ये जल से भारी होता है, भारी, जल से भारी, नोट आउट कीजिएगा। अब इसके बाद यदि इसके श्यानता की बात की जाए तो श्यानता जो है इसकी जल से, याद रखिएगा, जल से श्यानता, श्यानता लगभग 4.5 से लेकर के 5.5 गुना अधिक होती है, गुना अधिक। ये पॉइंट आप याद रखिएगा, जल से इसकी श्यानता जो होगी वो 4.5 से लेकर के 5.5 गुना अधिक होगी। और यदि इसके स्वाद की बात की जाए कि रक्त का जो स्वाद होता है वो क्या होता है, तो स्वाद की बात की जाए तो ये नमकीन स्वाद का होता है, नमकीन स्वाद में, नमकीन और थोड़ा सा क्षारीय होता है। जो हमारा रक्त है वो स्वाद में नमकीन होता है और हल्का सा क्षारीय होता है, इसलिए क्योंकि इसका जो पीएच मान है, ये जो इसका पीएच मान है वो 7.3 से लेकर के 7.5 के बीच पाया जाता है, इसलिए ये थोड़ा सा क्षारीय होता है। क्षारीय होने का कारण ये है कि इसका जो पीएच मान होता है, पीएच वैल्यू जो होती है वो 7.3 से लेकर के 7.5 तक होती है। और यदि इसकी मात्रा की बात की जाए कि शरीर में इसकी मात्रा कितनी होती है, शरीर में मात्रा, पॉइंट एक एक नोट कीजिएगा, शरीर में मात्रा। तो भाई शरीर में रक्त की जो मात्रा होती है कुल वजन का, कुल वजन का 7 से 8%, 7 से 8% होती है। शरीर का जितना भी भार होगा उस भार का 7 से 8% आपका रक्त होगा। जैसे एग्जाम्पल के लिए मैं ले लूं कि यदि किसी व्यक्ति का वजन 100 किलोग्राम है तो 100 किलोग्राम का 7% निकाल देते हैं, तो 7% निकालने कितना आ जाएगा, 7 लीटर या 7 किलोग्राम कहिए इसको, 7 किलोग्राम। तो जो 100 किलो का आदमी होगा उसके शरीर में 7 किलोग्राम रक्त होगा, ये इसका तात्पर्य है, याद रखिएगा। तो यदि शरीर में इसकी मात्रा की बात की जाए तो कुल वजन का 7 से 8% होता है। और अब इसके बाद हम देखेंगे कि जो रुधिर है यानी कि जो रक्त है इसके अंदर कितने घटक होते हैं, सभी घटक को बारी बारी से देखेंगे। तो चलिए अब घटक को देखते हैं हम। तो भाई जो ये रुधिर है हमारा, यानी कि जो रक्त है, रक्त कहिए चाहे उसको,
और रुधिर कह लीजिए, दोनों एक ही बात है, आप कंफ्यूज मत होइएगा। रुधिर या रक्त, रुधिर के दो घटक होते हैं, यानी कि जो रुधिर है हमारा, इसके दो भाग कह लीजिए या फिर दो घटक कह लीजिए, दोनों एक ही बात है। तो रुधिर के दो भाग होते हैं। पहला होता है प्लाज्मा, ये जो पहला वाला भाग होगा इसको हम कहते हैं प्लाज्मा, और जो दूसरा वाला भाग होगा इसको कहते हैं रुधिर कणिकाएं। रुधिर कणिकाएं इसका दूसरा भाग है। तो पहले वाले भाग को हम कहते हैं प्लाज्मा और दूसरे भाग को कहते हैं रुधिर कणिकाएं। अब हम इसमें देखेंगे सबसे पहले प्लाज्मा। तो चलिए अब हम देखते हैं सबसे पहले कि प्लाज्मा क्या होता है और रुधिर में इसकी क्या मुख्य भूमिका होती है। तो सबसे पहला हम देखेंगे प्लाज्मा। तो ये जो हमारा प्लाज्मा है, ये कुल रुधिर का लगभग 55%, 55% होता है। जो ये प्लाज्मा है ये कुल रुधिर का, याद रखिएगा, कुल रुधिर का 55% भाग होगा, 55% भाग। अब सोच लीजिए कि जितने भी रुधिर होते हैं शरीर में, उसका 55% भाग केवल प्लाज्मा होता है। और इस 55% प्लाज्मा में जो हमारा प्लाज्मा है, इस प्लाज्मा में 90% तो जल होता है, 90% जल, और जो 10% बचा आपका, जो शेष 10% बच रहा है, इस 10% में कार्बनिक, ये कार्बनिक और अकार्बनिक ये दोनों पदार्थ पाए जाते हैं। जो हमारा प्लाज्मा है ये कुल रुधिर का लगभग 55% भाग होगा, और उस प्लाज्मा में 90% जल होगा, और 10% जो बचेगा उसमें कार्बनिक और अकार्बनिक पदार्थ पाए जाते हैं। और यदि इसका रुधिर में काम देखें तो इसको रुधिर का निर्जीव भाग कहते हैं। यह है आपका रुधिर का निर्जीव भाग, निर्जीव भाग। इसको क्या कहते हैं भाई? प्लाज्मा को। ये आप याद रखिएगा, जो प्लाज्मा है ये रुधिर का निर्जीव भाग कहलाता है। बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, कई परीक्षाओं में भी पूछा गया है और वनडे एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है, तो आप विशेष ध्यान रखिएगा। रुधिर का जो निर्जीव भाग होगा उसको हम प्लाज्मा कहते हैं, यानी कि प्लाज्मा ही रुधिर का निर्जीव भाग होता है। और इसको निर्जीव क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसके अंदर रुधिर कणिकाएं नहीं होती हैं। ये आप याद रखिएगा, रुधिर कणिकाएं नहीं होती हैं, रुधिर कणिकाएं नहीं होती, रुधिर कणिकाएं नहीं होती हैं, इसलिए प्लाज्मा को हम एक निर्जीव भाग, यानी कि रुधिर का एक निर्जीव भाग कहते हैं। अब इसी प्लाज्मा के अंदर एक बहुत ही महत्वपूर्ण पदार्थ पाया जाता है, हिपैरिन। इसको भी आप देख ही लीजिए, हिपैरिन। ये जो हिपैरिन है ये बहुत ही महत्वपूर्ण एंजाइम है। इसकी सहायता से ही जो शरीर के अंदर रुधिर का प्रवाह होता है, निरंतर होता रहता है, ये हिपैरिन के कारण ही होता है। हिपैरिन का काम होता है शरीर के अंदर रुधिर कहीं पर भी जमने ना पाए। जो ये हिपैरिन है, इस हिपैरिन का काम होता है कि शरीर के किसी भी भाग में रुधिर जमने ना पाए, ये रुधिर को जमने से रोकता है। सबसे मोस्ट काम ये है इसका, जिसको हम अंग्रेजी में क्लॉटिंग कहते हैं, ब्लड क्लॉटिंग, यानी कि रुधिर का जमाव, ब्लड क्लॉटिंग भी कहते हैं। ये ब्लड क्लॉटिंग को भी रोकता है, चाहे इसको रुधिर का जमाव कह लीजिए चाहे ब्लड क्लॉटिंग, दोनों एक ही है। अब यदि हिपैरिन की आगे बात की जाए तो हिपैरिन में दो अन्य प्रोटीन भी पाए जाते हैं, फाइब्रोनोजन और एक है
प्रोथ्रोम्बिन। ये दोनों जो पदार्थ होते हैं ये रुधिर को प्रवाहित होने से रोकते हैं। अब सोच रहे होंगे कि हिपैरिन तो रुधिर प्रवाह को रोकता है, यानी कि ब्लड क्लॉटिंग को रोकता है, रुधिर के जमाव को रोकता है, और इसके अंदर जो पदार्थ पाया जाता है जिसका नाम भी लिए हमने प्रोथ्रोम्बिन और फाइब्रिनोजन, मैं यहाँ पर लिख ही देता हूँ नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि इसको कैसे कहा जाए। तो एक है आपका प्रोथ्रोम्बिन, याद रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट मैं आपको बता रहा हूँ जी, प्रोथ्रोम्बिन। और दूसरा है आपका फाइब्रिनोजन। हिपैरिन में दो पदार्थ और पाए जाते हैं जिसको कहा जाता है प्रोथ्रोम्बिन और फाइब्रिनोजन। ये इन दोनों का कार्य होता है जब कभी चोट लग जाए और रुधिर का प्रवाह होने लगे तो रुधिर प्रवाह को ये रोकने का काम करते हैं, यानी कि रुधिर शरीर से ज्यादा ना निकले, उस रुधिर प्रवाह को रोकने का काम फाइब्रिनोजन और प्रोथ्रोम्बिन के द्वारा किया जाता है। और शरीर के अंदर रुधिर ना जमने पाए उसको रोकने का काम हिपैरिन करता है। ये दोनों का अलग अलग कार्य है। अब हम देखेंगे इसमें जो रुधिर कणिकाएं हैं उनको। तो रुधिर कणिकाएं तीन प्रकार के होते हैं। ये रुधिर कणिका, इसको पहले देखिए, रुधिर कणिकाएं, यह है हमारा रुधिर कणिकाएं। जो रुधिर कणिकाएं होती हैं ये तीन प्रकार की होती हैं। पहली तो हो जाएगी आपकी लाल रुधिर कणिका, लाल रुधिर कणिका, ये पहली है आपकी लाल रुधिर कणिका। अब इसको आरबीसी भी कहा जाता है, आरबीसी, याद रखिएगा, इसको आरबीसी भी कहा जाता है। और जो दूसरी है उसको कहा जाता है श्वेत रुधिर कणिका, श्वेत रुधिर कणिका। ये हमारा दूसरी रुधिर कणिका है। इसको WBC भी कहा जाता है, इसको भी याद रखिएगा, इसको WBC भी कहा जाता है। और जो तीसरी है इसको कहा जाता है प्लेटलेट्स, ये है प्लेटलेट्स, ये तीसरी है। तो आपने देखा कि जो रुधिर कणिकाएं होती हैं वो तीन प्रकार की होती हैं। पहले को हम कहते हैं लाल रुधिर कणिका, जिसको आरबीसी भी कहते हैं। दूसरी है हमारी श्वेत रुधिर कणिका, जिसको हम WBC कहते हैं। और जो तीसरी है उसको कहते हैं प्लेटलेट्स। अब हम देखेंगे लाल रुधिर कणिका के बारे में। तो सबसे पहले हम देखेंगे लाल रुधिर कणिका। तो लाल रुधिर कणिका में सबसे पहली बात जो है इसको समझते हैं कि जो लाल रुधिर कणिकाएं होती हैं इनकी संख्या शरीर में सबसे अधिक होती है, यानी कि जो कणिकाएं होती हैं इन कणिकाओं में सबसे अधिक मात्रा में इनकी संख्या पाई जाती है। तो रुधिर में इनकी संख्या की बात की जाए तो सबसे अधिक होती है, सबसे अधिक, ये इनको याद रखिएगा पॉइंट पॉइंट। लाल रुधिर कणिका की संख्या रुधिर में सबसे अधिक होती है, पहला पॉइंट, सबसे अधिक होती है लाल रुधिर कणिकाओं की संख्या। संख्या सबसे अधिक होती है, सबसे अधिक संख्या होती है, ऐसे लिख देते हैं तो ज्यादा आसानी होगी आपको याद करने में। संख्या होती है, चलिए इस तरह से लिख लीजिए। और दूसरी बात, यदि इनके जीवन काल की बात की जाए कि लाल रुधिर कणिकाएं कितने दिनों तक जीवित रहती हैं, तो इनका जीवन काल होता है, जीवन काल, इनका जीवन काल होता है 120 दिन, यानी कि 120 दिन तक लाल रुधिर कणिकाएं जीवित रहते हैं। और रक्त का जो लाल रंग होता है इन्हीं लाल रुधिर कणिकाओं में उपस्थित हीमोग्लोबिन के कारण होता है, याद रखिएगा।
रक्त में उपस्थित हीमोग्लोबिन, ये है पॉइंट आपका। हीमोग्लोबिन नोट आउट कीजिएगा। रक्त में उपस्थित हीमोग्लोबिन के कारण भाई रक्त का रंग कैसा होता है? लाल होता है। के कारण रक्त का रंग लाल होता है। पॉइंट आउट कीजिएगा, होता है, ये पॉइंट है आपका। तो रक्त में उपस्थित जो हीमोग्लोबिन होता है ये श्वसन वर्णक है, एक प्रकार का हीमोग्लोबिन श्वसन वर्णक है, और इसी के कारण रुधिर का रंग लाल होता है। और ये हीमोग्लोबिन श्वसन के दौरान ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन करने में सहायक होता है। हीमोग्लोबिन याद रखिएगा, हीमोग्लोबिन कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का परिवहन करता है। ये भी एक प्रकार का परिवहन ही है, जैसे रक्त परिवहन है उसी तरह से हीमोग्लोबिन भी एक परिवहन ही है। और इनकी यदि केंद्रक की बात की जाए तो लाल रुधिर कणिकाओं में केंद्रक नहीं होता है। चौथा पॉइंट आउट कीजिएगा, केंद्रक विहीन होते हैं। केंद्रक विहीन, ये केंद्रक विहीन होते हैं, यानी कि इनके अंदर केंद्रक नहीं पाया जाता। ये केंद्रक विहीन होते हैं, इनमें केंद्रक नहीं होता है। और क्या होता है भाई? केंद्रक विहीन होते हैं और उभयावतल होते हैं। उभयावतल याद रखिएगा, ये उभयावतल की तरह होते हैं, यानी कि दोनों किनारों पर चपटी होती है। दोनों किनारों पर चपटी होंगी, नहीं सॉरी, दोनों किनारों पर नहीं यार, बीच में चपटी होंगी और किनारों पर उभरी होंगी। जैसे आप चित्र में देख रहे हैं, किनारों पर ये उभरी हुई है लेकिन बीच में ये चपटी है। तो इस तरह से होती हैं ये उनके मेन पॉइंट्स थे। तो चलिए अब देखेंगे हम श्वेत रुधिर कणिका। तो श्वेत रुधिर कणिकाएं हैं, चलिए इनके बारे में भी हम देख लेते हैं। श्वेत रुधिर कणिकाएं, ये हो गए आपके कणिकाएं। तो जो श्वेत रुधिर कणिकाएं होती हैं ये रुधिर के अंदर पाई जाती है। तो सभी लोग जानते हैं श्वेत रुधिर कणिकाएं भी और लाल रुधिर कणिकाएं भी रुधिर में ही पाई जाती हैं। परंतु जो श्वेत रुधिर कणिकाएं होती हैं ये लाल रुधिर कणिकाओं के अपेक्षा कुछ बड़ी होती है। पहला पॉइंट नोट आउट कीजिएगा, इनका आकार बड़ा होता है। इनका आकार बड़ा होता है। बड़ा का मतलब ये सभी प्रकार की कणिकाओं से बड़े आकार में होते हैं। लाल रुधिर कणिका या फिर प्लेटलेट्स, इन दोनों कणिकाओं से इनका आकार बड़ा होता है। ये पहला पॉइंट आउट कीजिएगा। और ये रंग विहीन होती हैं, यानी कि इनके अंदर किसी भी प्रकार का रंग नहीं पाया जाता। दूसरा पॉइंट है रंग विहीन होती है। रंग विहीन यानी कि इनमें किसी भी प्रकार का रंग नहीं पाया जाता, इसलिए ये सफेद रंग की होती हैं। और यदि इनके जीवन काल की बात की जाए तो इनका जीवन काल जो होता है वो जीवन काल इनका 1 से 2 दिन का होता है, यानी कि 1 से लेकर के 2 दिन तक ही ये जीवित रहती हैं, इसके बाद ये मर जाती हैं। और इनका कार्य क्या होता है भाई? श्वेत रुधिर कणिकाएं हैं, इनका कुछ कार्य भी होगा रुधिर में। ऐसे तो है नहीं कि श्वेत रुधिर कणिका ऐसे किसी काम की ना हो और रुधिर के अंदर हो। तो श्वेत रुधिर कणिकाओं का कार्य होता है शरीर की सुरक्षा करना। शरीर की सुरक्षा। अब आप सोचेंगे कि ये शरीर की सुरक्षा कैसे करेगी भाई? जैसे हमारे देश की सुरक्षा बॉर्डर पे लगे जवान कर रहे हैं, देश की सुरक्षा बॉर्डर पे लगे जवान कर रहे हैं, उसी तरह से हमारे शरीर के अंदर भी उन्हीं बॉर्डर पे लगे सैनिकों के समान ही श्वेत रुधिर कणिकाएं हमारे रुधिर के अंदर सैनिक के समान तैयार रहती हैं और हमारे पूरे शरीर के ऊपर अपनी निगाहें टिकाए रहती हैं। और जैसे ही कोई बाहरी वायरस शरीर के अंदर इंजेक्ट होता है, प्रवेश करता है,
तो ये श्वेत रुधिर कणिकाएं तुरंत उस वायरस के साथ जाकर के लड़ना शुरू कर देती हैं। उसी प्रकार जैसे कोई विदेशी या आतंकवादी हमारे देश के अंदर प्रवेश करेगा तो जो बॉर्डर पे लगे हुए सैनिक हैं वो उनका डटकर मुकाबला करेंगे और उनसे तब तक लड़ेंगे जब तक कि उनको वो मारकर गिरा ना दे या उनको मार ना डाले। सेम इसी प्रोसेस पर हमारी श्वेत रुधिर कणिकाएं शरीर के अंदर प्रवेश किए हुए वायरस के ऊपर अपना आक्रमण लगातार करती रहती हैं। अपना आक्रमण इतना तेज करते हैं कि जब तक वह वायरस पूरी तरह से नष्ट ना हो जाए। जब वायरस नष्ट हो जाता है तो श्वेत रुधिर कणिकाएं फिर अपना आराम करती हैं और शरीर के फिर से जाकर के शरीर के विभिन्न भागों में अपना काम करना शुरू कर देती हैं। और इस लड़ाई झगड़े में कुछ श्वेत रुधिर कणिकाएं मर भी जाती हैं। तो मरे हुए श्वेत रुधिर कणिकाओं को वही जो जीवित श्वेत रुधिर कणिका है वो उसको खा करके उसको पचा देती है, क्योंकि रुधिर के अंदर किसी प्रकार का प्रदूषण न फैलने पाए, यानी कि रुधिर में किसी प्रकार की कोई गंदगी ना होने पाए। इसलिए मरे हुए श्वेत रुधिर कणिकाओं को जीवित श्वेत रुधिर कणिकाएं खा करके उनको पचा देती है। ये इनका मेन काम होता है और ये हमारे शरीर की सुरक्षा अपनी एक्टिविटी, अपनी क्रियाशीलता के आधार पर रखती है। और जब श्वेत रुधिर कणिकाएं किसी वायरस से लड़ने में अक्षम हो जाती हैं, अक्षम का मतलब है जब हार जाती हैं, तब वह वायरस हमारे शरीर के ऊपर हावी हो जाता है और हावी होने के बाद हमारे शरीर को फिर अपने कंट्रोल में करना शुरू कर देता है। तो हम क्या करते हैं भाई, बाहर से सैनिक बुलाते हैं, यानी कि बाहर से हम दवा ले लेते हैं, इंजेक्ट करवाते हैं, इंजेक्शन लगवाते हैं, जिससे कि उस वायरस से लड़ने की क्षमता हमारे खून के अंदर पुनः बनी रहे और वायरस से लगातार लड़ता रहे। तो सेम यही काम है आपके श्वेत रुधिर कणिका की। ये उनका हमारे शरीर में प्रोसेस होता है। आप याद रखिएगा इन सभी पॉइंटों को, ये आपके दैनिक जीवन में और परीक्षा में दोनों ही स्थानों पर उपयोगी है। अब इसके साथ हम देखेंगे प्लेटलेट्स। तो जो रुधिर प्लेटलेट्स है इसको आप पहले यहाँ लिख दे रहे हैं जिससे आपको और मुझे समझने में ज्यादा आसानी हो। रुधिर प्लेटलेट्स, ये जो रुधिर प्लेटलेट्स है ये हमारे शरीर के अंदर बहुत ही अधिक महत्वपूर्ण है। पहली इसकी जो खासियत है ये केवल स्तनधारियों के शरीर में ही पाई जाती है। जो रुधिर प्लेटलेट्स होती हैं ये केवल स्तनधारियों के शरीर में पाई जाती है। पहला पॉइंट, स्तनधारी जीव में पाई जाती है। पहला पॉइंट यही है, आपका याद रख कर लीजिए। तो भाई जितने भी स्तनधारी जीव हैं उन्हीं सभी जीवों के अंदर प्लेटलेट्स पाए जाते हैं और जितने भी स्तनधारी जीव नहीं हैं उन सभी के अंदर प्लेटलेट्स नहीं पाई जाती है। और यदि प्लेटलेट्स के कार्य की बात की जाए तो इनका कार्य होता है रुधिर का थक्का जमाना। रुधिर का थक्का जमाना ये इनका कार्य है। जो रुधिर प्लेटलेट्स होते हैं ये रुधिर का थक्का जमाने में सहायता करते हैं, यानी कि उनकी सहायक होती है। जैसे मान लीजिए किसी को चोट लग गई और चोट लगने के बाद उसके शरीर से खून निकलने लगा, तो खून के बहाव को रोकने का कार्य ये रुधिर में उपस्थित जो प्लेटलेट्स होती हैं उनके द्वारा किया जाता है। तो इस तरह से आपने देखा कि हमारे शरीर में जो रुधिर होता है इसके कितने कार्य होते हैं, ये कितना महत्वपूर्ण होता है। एक परिवहन के साथ साथ ये हमारे लिए कितना उपयोगी होता है। अब हम देखेंगे कि जो रुधिर है इसका कार्य क्या होता है। और हाँ, इसका एक पॉइंट आपको बताना ही भूल गया, ये केंद्रक रहित होती है। तीसरा पॉइंट याद कर लीजिएगा, ये केंद्रक रहित होती है, यानी कि इनमें केंद्रक नहीं पाया जाता है, केंद्रक रहित होती है। ये पॉइंट तो मैं भूल ही गया था, होती हैं। तो भाई जो रुधिर प्लेटलेट्स हैं ये केंद्रक रहित होती हैं, इनमें केंद्रक पाया ही नहीं जाता है।
और इनकी संख्या यदि बात की जाए तो इनकी संख्या होती है 2 से 5 लाख प्रति क्यूबिक मिलीमीटर mm। 2 से लेकर के 5 लाख प्रति क्यूबिक mm होती है इनकी संख्या। अब हम देखेंगे रुधिर के कार्य। रुधिर के कार्य में जो रुधिर हमारे शरीर में है इसका क्या कार्य है, जो हमारे शरीर के अंदर रुधिर होता है उसका काम क्या होता है, उसका उपयोग क्या होता है, वो हमारे शरीर के अंदर ना हो तो क्या होगा, और हमारे शरीर में है तो उससे क्या फायदा है, अब इसको हम समझेंगे। तो इसमें सबसे पहले हम देखेंगे रुधिर का कार्य में ऑक्सीजन का परिवहन करना। जो श्वसन के दौरान हम ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं, ये ऑक्सीजन रुधिर में जा करके मिलती है और रुधिर के साथ में ये कोशिकाओं तक पहुंचती है और कोशिकाओं में पहले से उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड को लेकर के फिर वापस रुधिर आता है हृदय तक और हृदय के बाद फेफड़े में, और वहां पर जाकर के कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ देता है और हम उसको जो सांस छोड़ते हैं उसके द्वारा बाहर निकाल देते हैं। इस तरह से जो रुधिर होता है, रुधिर में मैंने बताया था आपको एक हीमोग्लोबिन नामक पदार्थ पाया जाता है। हीमोग्लोबिन याद रखिएगा, हीमोग्लोबिन। ये जो रुधिर में हीमोग्लोबिन होता है यही श्वसन में मुख्य भूमिका निभाता है। हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके, जो ऑक्सीजन होता है ऑक्सीजन के साथ में क्रिया करके कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है। वो ऑक्सी हीमोग्लोबिन, सॉरी, ये ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है। ऑक्सी हीमोग्लोबिन ये बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आप एकदम से नोट आउट कीजिएगा। जो हीमोग्लोबिन होता है वो ऑक्सीजन के साथ जब अभिक्रिया करता है तो एक अस्थायी यौगिक बनाता है। अस्थायी यौगिक याद रखिएगा, अस्थायी यौगिक बनाता है जिसको ऑक्सी हीमोग्लोबिन कहा जाता है। और ये ऑक्सी हीमोग्लोबिन जब कोशिकाओं में पहुंचता है तो वहां पर ऑक्सीजन और हीमोग्लोबिन दोनों अलग अलग हो जाते हैं। अलग होने के बाद ऑक्सीजन उन्हीं कोशिकाओं में रुक जाता है और वहां पर पहले से विद्यमान कार्बन डाइऑक्साइड को हीमोग्लोबिन अपने साथ मिलाता है। तो देखिए जो कोशिकाएं होती हैं वहां पर हीमोग्लोबिन जब पहुंचता है तो हीमोग्लोबिन हमारा ये क्या करता है कि कार्बन डाइऑक्साइड के साथ क्रिया करता है। कार्बन डाइऑक्साइड, ये देखिएगा ऑक्साइड, ये कार्बन डाइऑक्साइड के साथ क्रिया करके कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है। कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन, ये एकदम पॉइंट नोट कर लीजिएगा अपने नोटबुक में। ये बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट मैं आपको बता रहा हूं। जो हीमोग्लोबिन होता है ये कोशिका में पहुंचकर कार्बन डाइऑक्साइड के साथ क्रिया करता है और बनाता है कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन। और यही कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन जब फेफड़े तक पहुंचता है तो फेफड़े में पहुंचकर हीमोग्लोबिन और ऑक्सीजन या फिर कार्बन डाइऑक्साइड, जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है ये अलग हो जाता है और फिर से वहां से नया ऑक्सीजन लेता है रुधिर और फिर जाकर के कोशिकाओं तक पहुंचाता है। इस तरह से ये रुधिर ऑक्सीजन का परिवहन निरंतर करता रहता है। तो ये है आपके ऑक्सीजन के परिवहन का पूरा डिटेल। अब हम इसमें देखेंगे पोषक पदार्थों का परिवहन। दूसरा नंबर है आपका पोषक पदार्थों का परिवहन। ये है पोषक पदार्थों का परिवहन। इसमें जो शरीर के अंदर पोषक पदार्थ पाए जाते हैं, जितने भी पोषक पदार्थ हमारे शरीर के अंदर पाए जाते हैं, इन पोषक पदार्थों को रुधिर एक स्थान से दूसरे स्थान तक आदान प्रदान करता रहता है। और जिन स्थानों पर
पोषक पदार्थों की आवश्यकता होती है, उन स्थानों पर ये पोषक पदार्थ रुधिर के द्वारा ग्रहण किए जाते हैं और उन स्थानों पर उपयोग में लाए जाते हैं। तो इस तरह से जो रुधिर होता है वो पोषक पदार्थों का भी परिवहन करता है। अब दूसरा है उत्सर्जी पदार्थों का परिवहन। देख लीजिए, ये तो हमारा दूसरा पॉइंट था। अब इसमें हम देखेंगे तीसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट क्या है? तीसरा पॉइंट है उत्सर्जी पदार्थों का परिवहन। उत्सर्जी पदार्थों का परिवहन, ये इसमें अब देखिएगा, जो रुधिर होता है ये उत्सर्जी पदार्थों का परिवहन करता है। शरीर के अंदर अनेक प्रकार के उत्सर्जी पदार्थ बनते हैं और ये उत्सर्जी पदार्थ यदि रुधिर के द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान तक न लाया जाए तो धीरे धीरे रुधिर खराब हो जाएगा, रुधिर में कई प्रकार की बीमारियां हो जाएंगी जिससे मनुष्य बीमार हो जाएगा। तो रुधिर का कार्य होता है उन सभी उत्सर्जी पदार्थों को एक स्थान से उनके गंतव्य स्थान तक पहुंचाना। जैसे मान लीजिए कि रुधिर के अंदर जो जल होता है वो जब धीरे धीरे समय बीत जाता है तो जल खराब हो जाता है, तो उन खराब जलों को रुधिर एक स्थान से उठा करके लेके आता है किडनी तक और किडनी से वो जा करके फिर मूत्राशय में आता है, फिर वो बाहर हो जाता है। इस तरह से रुधिर शरीर के अंदर जो वेस्टेज जल होता है उसका परिवहन करता है और इसी के साथ साथ जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है, शरीर के अंदर जो कार्बन डाइऑक्साइड बनती है उसका भी परिवहन ये करता है। और यदि कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन ना हो तो कोशिकाओं तक ऑक्सीजन नहीं पहुंचेगी और कोशिकाएं धीरे धीरे मरना शुरू हो जाएंगी। इसलिए कोशिकाओं के पास से कार्बन डाइऑक्साइड हटा करके ऑक्सीजन का परिवहन यही रुधिर के द्वारा किया जाता है। अब दूसरा है शारीरिक ताप का नियंत्रण। अब इसमें शारीरिक ताप का नियंत्रण, शारीरिक ताप का नियंत्रण, ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य है। शारीरिक ताप का नियंत्रण, जो रुधिर होता है ये पूरे शरीर का तापमान नियंत्रण में रखता है। जैसे पूरे शरीर का चाहे जहां से आप तापमान मापेंगे पूरे शरीर में प्रत्येक स्थान का तापमान समान मिलेगा आपको। वो तापमान को नियंत्रित करने का कार्य रुधिर के द्वारा किया जाता है। और यदि शरीर का तापमान बढ़ जाए तो आप देखते हैं कि शरीर का तापमान जब बढ़ता है तो शरीर से पसीना निकलना शुरू हो जाता है। तो हमारा जो रुधिर होता है, रुधिर के अंदर जो जल होते हैं वो पसीने के रूप में शरीर से बाहर निकलते हैं और शरीर की ऊपरी सतह को ठंडा करने की कोशिश करते हैं। क्योंकि जब शरीर के ऊपरी सतह का तापमान कम हो जाएगा तो अंदर वाले सतह का तापमान भी धीरे धीरे कम होना शुरू हो जाएगा। इस तरह से रुधिर जो है वो तापमान नियंत्रण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। क्योंकि भाई शरीर का तापमान जब बढ़ता है तो पसीना बना करके बाहर भेजता है और बाहर के तापमान को नियंत्रित करके अंदर के तापमान को भी नियंत्रित कर लेता है। इस तरह से जो ताप नियंत्रण का कार्य है ये रुधिर के द्वारा बखूबी निभाया जाता है, अच्छे से कार्य किया जाता है। और अगला जो रुधिर का कार्य है इसमें आएगा आपका रोगों से रक्षा। रोगों से रक्षा, अब इसको समझ लीजिए भाई, रोगों से कैसे रक्षा करेगा ये। तो मैंने आपको जब रुधिर कणिकाएं पढ़ा रहा था तो उसमें बताया कि जो श्वेत रुधिर कणिकाएं होती है ये शरीर के अंदर आने वाले समस्त प्रकार के वायरस से लड़ती हैं और वायरस से लड़ करके उन्हें मार देती हैं। और ये रुधिर कणिकाएं पाई कहाँ जाती हैं भाई? रुधिर में पाई जाती हैं। तो रुधिर के अंदर भी वह गुण आ जाता है कि शरीर को रोगों से बचाती रहे, यानी कि रुधिर के अंदर भी वो गुण आ जाएगा कि जो शरीर है उसको रोगों से बचाए रखे। तो रुधिर में जो अगला कार्य है रोगों से रक्षा, ये इस प्रकार से रोगों से रक्षा करती है। अगला है रुधिर का थक्का बनाना। अगला पॉइंट है रुधिर का थक्का बनाना, ये भी पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है भाई। रुधिर का थक्का बनाना, अब मैंने जैसे रुधिर कणिकाओं में ही पढ़ाया था आपको कि जो प्लेटलेट्स होती हैं ये रुधिर का थक्का जमाने का कार्य करती हैं। और ये प्लेटलेट्स होती कहाँ है भाई? रुधिर में होती हैं।
तो रुधिर के अंदर होने के कारण रुधिर में ये गुण आ जाता है कि रुधिर का थक्का बनाने का कार्य शुरू कर देता है। जैसे हमारे अंदर कोई पावर आ जाए तो हम ऑटोमेटिक अपना काम करना शुरू कर देते हैं, पावर अंदर से आती है, कार हम अपना करते हैं। उसी तरह से रुधिर के अंदर प्लेटलेट्स पाई जाती हैं और रुधिर के अंदर वो जज्बा रहता है कि खून को जमाने का काम कर सकता है, इसलिए रुधिर का थक्का बनाने का काम भी रुधिर का कार्य होता है। रुधिर का कार्य होता है रुधिर का थक्का बनाना, यानी कि यदि शरीर से रुधिर का बहाव हो रहा है तो रुधिर ही उसको रोकने का कार्य करता है कि भाई बहिए मत, मुझसे अलग मत होइए, मेरे साथ ही रहिए। और कभी कभी लोगों को एक दूसरे के रक्त के आदान प्रदान की जरूरत भी पड़ती है। तो क्या आपने कभी सोचा है कि एक व्यक्ति का रुधिर किसी दूसरे व्यक्ति के शरीर में चढ़ाया जा सकता है? तो आप बोलेंगे कि रुधिर का रंग तो समान होता है, सभी का लाल होता है, तो क्यों नहीं चढ़ाया जा सकता? परंतु ऐसा नहीं है। सभी व्यक्ति के शरीर का तापमान और शरीर के ब्लड का जो ग्रुप होता है वो समान नहीं होता है। कई बार ऐसा होता है कि किसी का ग्रुप ए है तो वो केवल ए को ही दे सकता है और ए को ए से ही ले सकता है। इसी प्रकार से जो ब्लड ग्रुप होता है उसी के आधार पर रक्त का आदान प्रदान किया जाता है। इसको हम अभी आगे देखेंगे। अब हम देखेंगे हृदय, जो कि आपका अगला पॉइंट होगा, अगले दिन मैं इसको बताऊंगा आपको। तो चलिए, तब तक के लिए नमस्कार।